आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन, पहला जो है 12th का पहला बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है। बिल्कुल ही आसान है। 10th जो आप लोग पढ़े होंगे उसी के मुताबिक यहाँ पे थोड़ा सा उसका वृहत रूप है यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन या उसी से रिलेटेड सारा टॉपिक आता है इसमें। देखिए, चलते हैं। इसमें आसान है समझना, एक एक करके आसानी से समझते हैं सभी चीजों को। पहला आपका आता है सबसे, इसमें पहले जो है चलिए, पहला जो है आपका आता है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहला है आपका बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि बायोलॉजी शब्द जो है दो भाषाओं के मिलने से, लैटिन भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है आपका बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जीवन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, हिंदी में बोलेंगे। यानी कि इसका आंसर आपका आएगा स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? बायोलॉजी कहेंगे। आगे है आपका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में उसको बायोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे नोट में दिया गया है बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्री विरेनस ने 1802 में दिया था। यानी कि बायोलॉजी शब्द के जनक कौन है? लेमार्क एवं ट्री विरेनस ने 1802 में बायोलॉजी शब्द जो है उनके जनक है, और बायोलॉजी के अलग जनक है। यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, इंग्लिश में उनको एरिस्टोटल बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी शब्द के जनक अलग हैं और बायोलॉजी के जनक कौन है? अलग हैं। तो पहला आपका है, यानी कि बायोलॉजी शब्द किन्होंने दिया था? लेमार्क एवं ट्रीविनस ने 1802 में। आगे आपका जीव विज्ञान के पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहला था आपका बायोलॉजी दो शब्दों के मिलने से बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? लैटिन भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है बायोलॉजी। पहला है आपका बायो और दूसरा है लोगोस, यानी कि बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी इज लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हिंदी में समझ सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। आगे है आपका जीव विज्ञान शब्द यानी कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रीविनस ने 1802 में दिया था। उसके बाद है विज्ञान जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु, इंग्लिश में उनको एरिस्टोटल बोलते हैं। आगे आपका जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं, यानी कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया आगे चल के। तो पहला है आपका, एक है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी बोलते हैं, और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। यानी कि बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु ही हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी क्या है? अरस्तु हैं। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा बदलाव है, यानी कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, इसका डिफिनेशन सुन लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान का विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोटनी कहते हैं। बोटनी के जो जनक है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। दूसरा है आपका जंतु विज्ञान, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और उनके फादर जो है क्या है? अरस्तु है। यानी कि जीव विज्ञान के जनक भी वही हैं और जंतु विज्ञान की भी जनक वही है। चलिए, ये तो आपका बेसिक चीज था। सब में 9th 10th जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं ये जाना जरूरी होता है। आप आगे है आपका सबसे पहला 12th का जो पहला टॉपिक है आपका जीवन अवधि, इसको लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी कि मतलब जीवन अवधि, यानी कि जीवन में जितना समय हम जीते हैं वो इसके बारे में बताया गया है। जीव का जन्म, वृद्धि, किशोरावस्था, जनन, अंत, अंततः मृत्यु को प्राप्त होना। यानी कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, या कह सकते हैं पीरियड कहते हैं या टाइम कह सकते हैं उसको, उसे हम लोग क्या कहेंगे?
जीवन अवधि या काल। यहाँ दिया हुआ है जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि या काल को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं आसान से भाषा में, जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है, उसके मरने तक का बीच का जो समय होता है, चाहे वो जितना साल उसका जीवन हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। यानी कि कह सकते हैं वो खुद ब खुद किसी दुर्घटना में नहीं मरना चाहिए, वो खुद ब खुद यानी कि उसका एक मतलब किसी व्यक्ति का औसतन एज होता है, उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? जीवन अवधि या जीवन काल। आगे आपका नोट करके दिया गया है, प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। यानी कि सभी जीवों का जीवन क्या होता है? अलग अलग। कुछ जीवों की जीवन अवधि कुछ ही दिन और कुछ जीव कई हजार वर्ष जीवित रहते हैं। यहाँ कहा गया है प्रत्येक जीव का जीवन काल जो है अलग अलग होता है। कुछ जीवों का कुछ ही दिनों का होता है, कुछ जीवों का कितना होता है? हजार वर्षों तक भी होता है। जैसे तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह, जबकि सिकोया का एक पेड़ है, वृक्ष, उसका जीवन काल लगभग 3000 से 4000 वर्षों तक होता है। यानी कि सभी जीवों का जो जीवन अवधि है क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कह सकते हैं तितली का जो जीवन अवधि है 1 से 2 सप्ताह होता है, और एक सिकोया का जो वृक्ष है उसका जीवन काल कितना है? 3 से 4000 वर्षों तक वो जीवित रहता है। आगे आपका जीवों के जीवन अवधि उनके आकार से संबंध, यानी कि जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से क्या संबंध है जानेंगे हम लोग। जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात जीवों का आकार समान होने पर उनकी जीवन अवधि समान नहीं होते। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है जो किसी जीव का, अगर 2 जीव का शरीर अगर उसका आकार बराबर है तो उसका जीवन अवधि समान नहीं हो सकता है, कभी असमान भी हो सकता है। आकार पे डिपेंड नहीं कर सकता है किसका जीवन अवधि कितना होगा और किसका जीवन अवधि या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। आगे आपका जैसे कौवा, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, कौवा एवं तोता का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, परंतु इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष, वही तोता का जीवन अवधि कितना होता है? 140 वर्ष, और कौवा का कितना है? 15 वर्ष। यहाँ पे कह सकते हैं जो किसी भी जीव के आकार पे डिपेंड नहीं करता है जो कौन सा जीव किस जीव का जीवन अवधि कितना होगा। यानी कि कौवा का भी आकार देखते होंगे लगभग समान है, और तोता का भी, दोनों का क्या होता है? बिल्कुल ही लगभग समान होता है। कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसका आकृति थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि दोनों का क्या है? आकार मतलब क्या? उसका जो हाइट कह सकते हैं, वो आपका हाइट है। यानी कि 15 वर्ष उसका कौवा का मतलब जीवन अवधि है, और तोता कितना है? तो 140 वर्ष। इसमें समझ गए होंगे मतलब किसी भी जीव का अगर आकार बराबर है तो उसका जीवन अवधि क्या हो सकता है? अलग भी हो सकता है, कभी समान भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीव है। जैसे में कौवा का और तोता का एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे दोनों का आकार क्या है? बराबर है, परंतु इसका जीवन अवधि क्या है? अलग है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि किसी भी जीव का एक दिन, एक सप्ताह या 2 सप्ताह हो सकता है। किसी का यहाँ दिया हुआ है 3000 से 4000 वर्षों तक हो सकता है। आगे आपका यानी कि किसी भी जीव का शरीर उसके आकार के आधार पर उसका जीवन अवधि तय नहीं होता है, उसके बनावट या कह सकते हैं आंतरिक संरचना के आधार पर उसका जीवन अवधि तय होता है। यानी कि कौवा का भी आकार सेम था और तोता का भी आकार सेम था, फिर भी तोता का अवधि जो है जीवन अवधि वो 15 वर्ष है और तोता का कितना है? 140 वर्ष। उम्मीद करते होंगे पहला पेज जो है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पेज में। आगे आपका कुछ जीवों का जीवन अवधि यहाँ पे दिया गया है। जैसे जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है? यानी कि जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है? मृत्यु। यानी कि जीवन अवधि कब समाप्त होगा? जन्म जैसे कोई व्यक्ति लेता है तो उसके बाद उसका कह सकते हैं जीवन अवधि यानी कि समय कब समाप्त होता है? मृत्यु के बाद ही। प्रत्येक जीव का जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेता है तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीव के। यानी कि कोई भी जीव क्या है? अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीव का। एग्जाम्पल कर सकते हैं अमीबा। जैसे यहाँ जीव दिया हुआ है, आपका आयु या वर्ष में दिया हुआ। पहला क्या है? तितली, जिसे इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। तोता का अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 140 वर्ष है। आगे है आपका कौवा का 15 वर्ष है, कुत्ता का है 20 से 30 वर्ष है, घोड़ा का आपका 60 वर्ष है, बंदर का आपका 26 वर्ष है, और आपका आगे आता है आपका हाथी का इतना
65 वर्ष है, 65 वर्ष है, यहाँ पे गलत था इसलिए हम मिटा दिए हैं। कछुआ का 100 से 150 साल है, 100 से कितना है 150 साल है। बिल्ली का है वही मान लीजिए अप्रोक्स में लगभग 35 से 40 वर्ष का होता है। आगे आपका जनन है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि पुनर्जनन और जनन, वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान अपने जैसे संतति को जन्म देता है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रम जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे है आपका संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देती है। वह क्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। इस चक्र में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु सम्मिलित है। यानी कि कोई भी जीव जैसे किसी जीव का जन्म हुआ, उसके बाद वह एक निश्चित अवधि या निश्चित समय के बाद वो अपने आप को वो भी जीव जो है, वह जीव जो है अपने जैसे संतान उत्पत्ति के लिए क्या होता है, पर्याप्त कोई भी जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, और वह जीव जो उत्पत्ति जिसकी हुई है संतति की, वह भी कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद कर सकते हैं। एक निश्चित समय निर्धारित होता है मैच्योरेशन के लिए, उसके बाद वो समान संतति की उत्पत्ति यानी कि खुद के समान ही संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। इस चक्र में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु, यानी कि जन्म जो जीव लिया है उसकी वृद्धि तो क्या है, निश्चित है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो उसका वृद्धि क्या है, निश्चित है, और उसका मृत्यु भी क्या है, निश्चित है। यानी कि ये सारे चक्र है जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वृद्धि तथा मृत्यु सम्मिलित है। आगे है आपका जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है आपका जीवों में जनन के दो प्रकार है, पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो आप क्लास 10th में अच्छे से जानते होंगे। जनन के दो प्रकार है, एक है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। ये आसान सा है, चलिए आगे देखते हैं। पहला है आपका असेक्सुअल जनन की वैसी विधि जिसमें केवल एक व्यक्ति या एक व्यष्टि भाग लेते हैं, उस वैसे जनन को क्या कहते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन। यहाँ लिखा हुआ है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जब संतति की उत्पत्ति सिर्फ एक व्यक्ति या एक व्यष्टि या जनक के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे में आपका बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन। आपका है यहाँ पे अलैंगिक जनन से प्राप्त उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। वैसे संतति या वैसे संतान जो अपने माता पिता के आनुवांशिक रूप से बिल्कुल ही समान होते हैं उसे कहा जाता है एक पुंजक या क्लोन। एक तरह से कह सकते हैं क्या, जीरोक्स, जैसे जीरोक्स दुकान में जाकर जीरोक्स करवाते हैं ना, उसी तरह से ये क्लोन या एक पुंजक होता है। वैसे संतति या वैसे जीव जो अपने माता पिता के बिल्कुल ही आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, वैसे जीव को क्या कहते हैं, क्लोन या एक पुंजक। क्लोन मतलब कह सकते हैं एक तरह से जीरोक्स कह सकते हैं या क्लोन कह सकते हैं। जैसे रोबोट फिल्म में देखे होंगे तो एक का बहुत सारा बनाया गया था फिल्म में, उसी तरह से एक कोई भी डाटा हम लोग लेते हैं जीरोक्स करवा के, उसका समान बहुत सारा, उसके समान जैसे बहुत सारे डाटा बना लेते हैं। तो वैसे ही है जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने माता पिता के आनुवांशिक रूप से जब क्या हो, बिल्कुल ही समान हो, तो वो संतान क्या कहलाएगा, आपका एक पुंजक या क्लोन कहलाएगा। अलैंगिक जनन के प्रकार आगे है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है आपका विखंडन, दूसरा है मुकुलन, उसके बाद है अपखंडन या पुनर्जनन, उसके बाद है चौथा आपका बीजाणु जनन, उसके बाद आता है आपका पांचवा कायिक परिवर्धन, उसके बाद है छठा आपका पुटी भवन, और लास्ट है सातवां आपका जेम्यूल्स निर्माण। तो पहले हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में जनन कोशिका विभाजन द्वारा, जिसमें जनक जीव पूर्ण रूप से संतति जीव में क्या होता है, बढ़ जाता है और शेष कोई मृत भाग नहीं बचता है। अतः एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए जीव है तो उसमें विभाजन होगा, इसका केंद्रक है, दो भागों में पहले बटेगा और उसके बाद दो भागों में बट के दो अलग अलग नए जीव का निर्माण कर लेता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती है। ये कोशिका था, इससे दो कोशिका बना
और 2 से 4 हो सकता है, यानी कि 2 से 4 कोशिका का निर्माण होगा, यानी कि ये भी कोशिका बच गया और ये भी कोशिका, यानी कि ये कोशिका टूट के 2 भागों में बढ़ जाता है, तो वो आपका हो गया कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती है। आपका है आगे, इसलिए अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा जाता है, यानी कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है वो क्या है, अमर है, उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। समझिएगा, फिर बता रहे हैं, यानी कि कोशिका जो है अपने आप को विभाजित कर 2 नए कोशिका में विभक्त रहता है। ये कोशिका भी विभक्त होता है, यानी कि ये टूट के बीच से मान लीजिए इस तरह से टूटते हुए प्रतीत होता है, और उसके बाद क्या होगा, 2 नए कोशिका का निर्माण कर लेगा। पहले क्या है, केंद्रक थोड़ा सा बड़ा होगा और केंद्रक धीरे धीरे टूट के 2 अलग नए कोशिका का निर्माण कर लेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। जैसे क्लास में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कोशिका विभाजन क्या है, जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित कर 2 नए कोशिका का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। तो इसमें क्या है, अमीबा क्या है, याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, क्या है, वो अमर है। आगे आपका आता है बहुकोशिकीय जीव, वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के समूह या मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्टीकृत अंग से उत्पन्न कोशिकाओं द्वारा संतति का निर्माण होता है तथा जनक जीर्णावस्था की ओर अग्रसारित होकर मृत्यु को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग आते हैं, मनुष्य, बड़े बड़े जटिल जीव, जो जैसे बड़े बड़े जीव आते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे एक समय निश्चित आता है, उसके बाद एक जीव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। आगे आपका कोशिका विभाजन, यानी कि पहला क्या है, कोशिका विभाजन या विखंडन। यहाँ पे पहले हम बता चुके हैं, पहला क्या था प्रकार इनका, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। पहले देखिए समझिएगा, यहाँ पे अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन 2 या 2 से अधिक संततियों के विभाजन से होता है, यानी कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने आप को विभाजित कर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहलाता है। यानी कि कोई जीव है अपने आप को विखंडित करके ये तोड़ के 2 नए कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन या विखंडन, या इंग्लिश में कहेंगे उसको फ्यूजन में। उम्मीद करते होंगे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखते हैं, और लैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक, मतलब एक ही जनक, क्या इसे बात के बाद एक ही जनक 2 या 2 से अधिक संततियों के विभाजन होता है, संततियों में क्या होता है, विभाजन होता है, और नए जीवों का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, विखंडन। विखंडन मतलब कोई चीज है हमारे पास, वो टूट के 2 नए कोशिका में विभक्त हुआ। कोशिका ही है, यहाँ पे क्या है हमारा, कोशिका ही है, कोशिका के अलावा कुछ नहीं होता है विभाजन के लिए। आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ द्विखंडन 2 प्रकार के, एक है द्विविखंडन, एक है बहुविखंडन। द्विविखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, और बहुविखंडन को कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो नोट में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कोशिका विभाजन 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है तथा बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। आप जस्ट इसे पहले ही बता चुके हैं, जो क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका के अंदर, मान लीजिए ये आपका क्या है, सॉरी, चलिए अच्छे से बनाते हैं। ये आपका क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। केंद्रक को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, और इसके चारों ओर एक लिक्विड भरा है, एक क्या है, लिक्विड भरा है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। हमारा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए हम पीडीएफ पे ही पढ़ाते हैं। तो आगे है आपका ये है केंद्रक, यानी कि यहां बताया गया है कोशिका विभाजन 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है तथा बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यानी कि पहले आपका किसका विभाजन होगा, केंद्रक का होगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज के नए जीव के निर्माण में किसका विभाजन होगा, पहले आपका कोशिका, यानी कोशिका के अंदर केंद्र का विभाजन होगा, उसके बाद ये कोशिका के अंदर ये लिक्विड भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, इसका विभाजन होगा, तब एक नए जीव का निर्माण होगा। उम्मीद करते होंगे ये सारी बात समझ में आ गई होगी आसानी से। चलिए, जिनको भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके या रिप्ले करके उसमें या स्लो करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका विभाजन में पहले क्या क्या होता है, अभी जस्ट बता दिए हैं। पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, बाद में कोशिका द्रव का। आगे आपका कोशिका केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, यानी कि कोशिका का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका का जो केंद्र का विभाजन है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, और कोशिका द्रव का जो विभाजन है वो
काइनेसिस कहलाता है, यानी कि दोनों का नाम यहाँ पे दिया गया अलग से। आगे आपका द्विखंडन, यानी कि पहला हो गया आपका खंडन, और उसके खंडन कर सकते हैं या कोशिका विभाजन कर सकते हैं। उसका दो प्रकार था, द्विखंडन और बहुखंडन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विखंडन। इसमें आपका बाइनरी फिजन, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होते हैं, यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं एक कोशिका है वो दो बराबर कोशिकाओं में खुद ब खुद बढ़ जाता है, यानी कि अपने आप को क्या कहता है, विभाजित कर लेता है। वैसी क्रिया क्या कहलाएगा, आपका द्विखंडन कहलाएगा, जिसमें एक कोशिका से सिर्फ दो कोशिका का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। इंग्लिश में बाइनरी फिजन। एग्जांपल आपका दिया हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना और प्रोटिस्टा। इस बार पूछा गया था क्लास 10th के एग्जाम में, जो किसमें क्या कहते हैं बहु द्विखंडन होता है, इसमें ऑप्शन था इसमें से सभी, आप देख लीजिएगा। आगे आपका बहु विखंडन, इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन में जनन कोशिका अनेक जीवों में विभाजित हो जाती है, यानी कि जनक कोशिका, कौन सी, जनक कोशिका, इसको जो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं मदर सेल, यानी कि मदर सेल, जिससे किसी जीव का जन्म होता है। जैसे में इंसान में भी एक माँ और पिता, माता ही क्या कहता है एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह से जनक कोशिका जिसको मदर सेल कह सकते हैं इंग्लिश में कहते हैं। तो वो आपका क्या होता है, विभाजित होके दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या होता है जब विभाजित होगा। यहाँ क्या था, द्विखंडन, इसमें सिर्फ विभाजन के बाद दो ही कोशिका बनेगा। उसमें क्या है, बहु विखंडन, यानी कि जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित कर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है या उसका उत्पत्ति करती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहु विखंडन, इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है प्लाज्मोडियम परजीवी, मलेरिया परजीवी रोग जनक है। रोग जनक मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जो रोग को क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं। आपका यहाँ पे मलेरिया परजीवी मानव में अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा करता है, यानी कि मलेरिया परजीवी जो है मानव में अलैंगिक जनन द्वारा बहुविखंडन करता है। जैसे मलेरिया जब होता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें क्या होता है, बहुविखंडन होता है, ताकि तेजी से उसके शरीर में वो बीमारी कर सकते हैं, फैल सके। बहुविखंडन में क्या है, कोई जीव अपने आप को विभाजित कर कर बहुत सारे जीवों में क्या कर सकता है, विभक्त करता है। तो वो आपका हो गया, जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और उसके बाद अमीबा के बारे में कुछ चीज दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। चलिए अमीबा के बारे में कुछ दिया हुआ है। यह एक कोशिकीय जीव है। यह क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये मृदु जलीय, यानी कि जल में रहने वाला है। आकार क्या होता है इसका, अनिश्चित होता है। इसका अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, कभी भी किसी आकार में ये दिखने लगता है। इसका आकार क्या होता है, हमेशा अनिश्चित होता है। ये जो है कुटपाद से इसका प्रचारण अंग है, यानी कि कुटपाद की सहायता से ये गति करता है। और उसके बाद है भोजन, एक कोशिकीय जीव छोटे छोटे टुकड़े, एक कोशिकीय जीव छोटे छोटे टुकड़े। अमीबा का भोजन क्या है, आपका भोजन में क्या है, आपका एक कोशिकीय जीव छोटे छोटे टुकड़े। डाइटम भी आगे आता है इसमें। अमीबा का भोजन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मुकुलन है, जिसको इंग्लिश में बर्डिंग बोलते हैं। समझिएगा, ये थोड़ा सा आसान भी है, कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव में असमान विभाजन कलिका का क्या होता है, असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है, तथा यह कलिका पैतृक जीव से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करता है और बड़ी होने पर पृथक पैतृक जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता, क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। मुकुलन में सब कह सकते हैं किसी जीव के शरीर से एक कलिका निकलती है, जिसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल कुछ समय बाद एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। एक निश्चित समय के बाद उसी से पोषण लेके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। यानी कि किसी भी जीव के शरीर से एक उभार या कलिका निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद वो एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार की जनन निम्न श्रेणी में होती है, जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इसमें होता है। ये देखिए आपका हाइड्रा एक घास की प्रजाति है। हाइड्रा एक घास की प्रजाति है। और उसके बाद ईस्ट हो गया आपका। आगे आपका तीसरा जो है, पहले हम लोग पढ़े खंडन, और उसके बाद बहुविखंडन, और उसके बाद द्विखंडन, ये सारा हो गया है।
मुकुलन भी उम्मीद करते समझ में आ गया हो। फिर से एक बार बता देते हैं, किसी जीव के शरीर से एक उभार या कलिका निकलती है जो जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कुछ समय बाद एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी मुकुल एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, आगे आपका बीजाणु, बीजाणु जनन। निम्न श्रेणी के जीवों जैसे शैवाल, कवक में बीजाणु का निर्माण इस विधि द्वारा होता है। बीजाणु को क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। एक कोशिकीय, एक केंद्रीय गोलाकार संरचना जो प्रायः शैवाल एवं कवकों में पाई जाती है बीजाणु कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय गोलाकार संरचना प्रायः शैवाल एवं कवकों में पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, बीजाणु या स्पोर कहते हैं। स्पोर का दो भाग यहाँ बांटा गया है। देखिए स्पोर को यानी कि बीजाणु को दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक चल बीजाणु और क्या अचल बीजाणु, असेक्सुअल जू एप्लानो स्पोर। तो इसमें गमन अंग मतलब क्या होता है, फ्लेजिला, यानी कि इसमें गति करने के लिए एक फ्लेजिला नामक अंग पाया जाता है जो क्या होता है, गति करता है। जैसे शैवाल में हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया अचल में क्या, गमन अंगक इसमें नहीं होता, यानी कि अगतिशील होता है। अचल मतलब क्या, ये गति नहीं करता है, और चल मतलब क्या, इसमें गति होता है। गति किसके वजह से होता है, फ्लेजिला की वजह से। किसके वजह से, फ्लेजिला की वजह से। एक कोशिका है जिसके चारों तरफ एक आकृति पाई जाती है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसके चारों तरफ इस आकृति पाई जाती है, जिसे फ्लेजिला कहते हैं। और फ्लेजिला जो है क्या कहता है, गति करने के लिए, गति कराने के लिए काम आता है किसको, शैवाल में। और ये जो है अचल बीजाणु अपलानो स्पोर, उसमें गमन अंग यानी कि कह सकते हैं अगतिशील होता है शैवाल में। ये भी एक शैवाल है, लेकिन दो प्रकार के शैवाल यहाँ बताया गया है, जिसमें गति होता है, एक में गति नहीं होता है। गति किसके कारण होता है, फ्लेजिला कारण, और जिसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता उसमें गति नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम यहाँ से देखेंगे जो आगे का पार्ट है, वो अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।